मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के नियम या प्रतिफल के नियम के बारे में। उत्पत्ति के नियम का संबंध अल्पकाल से है। जब अल्पकाल में फर्म या उत्पादक कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करता है, तो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे उत्पत्ति के नियम या प्रतिफल के नियम कहते हैं। यानी कि सबसे पहले इसके अगर हम अर्थ की बात करें कि उत्पत्ति के नियम का मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के नियम का संबंध अल्पकाल से है। और अल्पकाल जब है तो उत्पादनकर्ता उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता। कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, या एक साधन स्थिर होता है और अन्य साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो इसमें हम या अन्य साधन स्थिर रहते हैं और एक साधन परिवर्तनशील होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्पत्ति के नियम जो अल्पकाल से संबंधित है, उत्पादनकर्ता सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता। कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर जब अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करता है, तो इस परिवर्तन का प्रभाव जो उत्पादन पर पड़ता है, उसकी व्याख्या को हम उत्पत्ति के नियम कहते हैं। उत्पत्ति के 3 नियम हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्पत्ति वृद्धि नियम। जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है, उससे अधिक अनुपात में यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो उससे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन वक्र तथा औसत उत्पादन वक्र दोनों ऊपर की ओर बढ़ते हुए होते हैं। यानी कि सबसे पहले जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है, इसको हम यूँ परिभाषित कर सकते हैं कि परिवर्तनशील साधन मान लीजिएगा श्रम है, और श्रम की मात्रा को 10% बढ़ाया गया। यदि उत्पादन 10% से अधिक बढ़ता है तो हम कहेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम है। और जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो यहाँ जो औसत उत्पादन है, औसत उत्पादकता है, और जो सीमांत उत्पादकता है, जिसे हम APL और MPL कह रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिन प्रोडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता, ये दोनों बढ़ती भी होती हैं जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। और साथ में यदि हम बात करें प्रति इकाई लागतों की, तो जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रति इकाई लागतें हैं वो कम होती हुई होती हैं। इसकी क्रियाशीलता के जो कारण हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें प्राप्त होता है, और जिसमें फर्स्ट है उत्पादन साधनों की अविभाज्यता। उद्योगों में उत्पादन के पैमाने में जैसे जैसे विस्तार करते हैं, वैसे वैसे अविभाज्य उत्पादन साधनों से अधिक उत्पादन होने लगता है तथा उत्पादन लागत कम होती है, जिससे कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। ये पहला कारण था। दूसरा, बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें, यानी कि अधिक उत्पादन जब किया जाता है तो उद्योगों को आंतरिक व बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती हैं, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। विशिष्टीकरण, उत्पादन बढ़ाने पर उत्पादन कार्य में विशिष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। इससे उत्पादन साधनों की कुशलता बढ़ती है, जिससे उत्पादन तेज गति से बढ़ता है। उत्पादन साधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, यदि सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति
आसानी से और पर्याप्त मात्रा में की जा सकती है तो उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील होता है। यानी कि उत्पत्ति वृद्धि नियम, जब हमने कहा कि जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है उस अनुपात से अधिक यदि उत्पादन बढ़ता है तो ये उत्पत्ति वृद्धि नियम का सूचक है। और उत्पत्ति वृद्धि नियम यानी कि बढ़ता हुआ उत्पादन और घटती हुई लागतें ये क्यों प्राप्त होती हैं, इसके कारण हैं उत्पादन साधनों की अविभाज्यताएं, बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें, विशिष्टीकरण, उत्पादन साधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता। इन सब के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें प्राप्त होता है। दूसरा है उत्पत्ति समता नियम। जैसा इसका नाम है उत्पत्ति समता या उत्पत्ति समान नियम। जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है उसी अनुपात में यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो इसे उत्पत्ति समता या उत्पत्ति स्थिरता नियम कहते हैं। इस स्थिति में एपीएल व एमपीएल वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर होते हैं अथवा पूर्णतया लोचदार होते हैं। दूसरा जो नियम जिसकी हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति समता नियम। और उत्पत्ति समता नियम में हम ये बता सकते हैं कि जिस अनुपात में, जिस प्रतिशत में परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में यदि उत्पादन भी बढ़ता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा अन्य साधन स्थिर हैं और श्रम परिवर्तनशील साधन है। श्रम की मात्रा यदि मान लें 10% बढ़ती है, श्रम की जो इकाइयां हैं, लेबर यूनिट्स हैं, उनको 10% बढ़ाते हैं और इससे उत्पादन भी यदि 10% बढ़ता है, यानी कि जितना प्रतिशत या जितना अनुपात में परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया गया उत्पादन उसी अनुपात में, उसी प्रतिशत में यदि बढ़ता है तो हम कहेंगे कि उत्पत्ति समता नियम लागू होगा। और जब उत्पत्ति समता नियम लागू होता है तो ऐसी स्थिति में जो एपीएल है और जो एमपीएल है वो स्थिर रहेंगे। एपीएल इक्वल टू एमपीएल होगा, यानी कि जो एपीएल एमपीएल जो वक्र है वो ओएक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। अब हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति ह्रास नियम की। उत्पत्ति ह्रास नियम में कहा है कि जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है उससे कम अनुपात में यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो उसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। इस नियम में एपीएल व एमपीएल दोनों गिरते हुए होते हैं। एमपीएल एपीएल की अपेक्षा तेजी से गिरता है और इसकी जैसे शर्त है कि कृषि कला में कोई सुधार ना हो, यानी कि जो तकनीक है उस तकनीक में कोई परिवर्तन ना हो। जिस विधि से उत्पादन हो रहा है उसी विधि से यदि उत्पादन हो रहा हो तो एक समय के पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम हमें प्राप्त होते हैं। और उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में बताया कि जिस अनुपात में या जिस प्रतिशत में परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है उत्पादन उस अनुपात या उस प्रतिशत से कम बढ़ता हो तो इसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहेंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम में जैसे हम कहें कि श्रम की मात्रा को 10% बढ़ाया जाए और श्रम की मात्रा को 10% से बढ़ाने पर उत्पादन यदि 10% से कम बढ़ता हो, जैसे 9%, 8%, 6%, यानी कि जितना
परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करते हैं अनुपात में, प्रतिशत में, उस अनुपात या प्रतिशत से कम यदि वृद्धि होती है उत्पादन में, तो इसको हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहेंगे। और उत्पत्ति ह्रास नियम में जैसे एक छोटा सा तालिका यहाँ टेबल दर्शाई गई है कि भूमि और श्रम, जहाँ भूमि स्थिर दिखाई गई है 5 इकाइयाँ, श्रम की मात्रा 1 2 3 4 5 लगातार बढ़ती हुई है। और यहाँ पर देखिए श्रम की मात्रा के साथ साथ में कुल उत्पादन को दर्शाया गया है कि 1 इकाई श्रम है तो 16 इकाई कुल उत्पादन है। 2 इकाई श्रम यानी कि श्रम की मात्रा को दुगना किया तो उत्पादन दुगने से कम बढ़ा, यानी कि 16 दूनी 32 यदि होता तो समता नियम होता, लेकिन 32 से कम यानी कि 30 इकाई उत्पादन बढ़ा है तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम का सूचक है। 3 इकाई पर ये 42 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जिस अनुपात में जो परिवर्तनशील साधन श्रम है उसको बढ़ाया जा रहा है, उस अनुपात से कम बढ़ रहा है यहाँ उत्पादन, तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम के सूचक हैं। इसको हम यदि डायग्राम में दर्शाएं तीनों को एक साथ, तो हम ये देख रहे हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत जो APL है वो बढ़ रहा है, और APL यानी कि श्रम की मात्रा, जो परिवर्तनशील साधन है श्रम, उसकी मात्रा जो OX अक्ष पर ली गई है उसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे APL बढ़ रहा है, और MPL उससे तेज़ गति से बढ़ रहा है, यानी कि दोनों धनात्मक है उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत। यदि हम उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत देखें तो उत्पत्ति समता नियम में श्रम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे APL और MPL दोनों स्थिर हैं, OX अक्ष के समानांतर एक रेखा या वक्र बना हुआ है। और अंत में यदि उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में हम बात करें तो उत्पत्ति ह्रास नियम में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि श्रम की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे जो औसत उत्पादन है वो घट रहा है, और औसत उस उत्पादन की तुलना में सीमांत उत्पादन तेज़ी से घट रहा है, यानी कि यहाँ जो MPL है वो APL की तुलना में कम है प्रत्येक स्तर पर, जब श्रम की मात्रा को यहाँ बढ़ाया जा रहा है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं संक्षेप में कि उत्पत्ति के नियम का मतलब अल्पकाल से है, अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, इससे उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम उत्पत्ति के नियम कहते हैं। उत्पत्ति के 3 नियम हैं: उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम में जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे तेज़ गति से बढ़ता है। उत्पत्ति समता नियम में जिस दर से या जिस अनुपात में, जिस प्रतिशत में परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। और अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम में परिवर्तनशील साधन को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे कम अनुपात में, कम प्रतिशत में बढ़ता है, तो उसको हम उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। धन्यवाद।